नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। बदायूं के 2 बच्चों का गला रेतने के बाद जावेद और साजिद का असली प्लान क्या था, आज इसकी बात होगी। ना कोई अनबन, ना कोई रंजिश। फिर जावेद और साजिद ने दोनों बच्चों को मारा क्यों इतनी बेरहमी से? बच्चों के कातिल को योगी की पुलिस ने तो गोली मार दी, लेकिन अखिलेश यादव उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? आज इसके बारे में सबसे पहले बात करूंगा। फिर बात होगी अरविंद केजरीवाल की। हाईकोर्ट में आज केजरीवाल का सबसे बड़ा राज खुल गया है। केजरीवाल का वो सच जो सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन को भी हैरान कर देगा, आज वो बताऊंगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिव दस्तावेज जो कह रहे शराब घोटाले में 2000 करोड़ का चूना लगा। इसके बाद 2024 के चुनावों पर आपको चैप्टर दिखाऊंगा। हफ्ते भर में मोदी पर तीसरा अटैक। 2024 का चुनाव तो समझिए गया हाथ से। बीच चुनाव में पीएम मोदी ने वो कार्यक्रम किया कि राहुल भी हैरान रह जाएंगे। रोहिंग्या पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, क्या जल्द बड़ा एक्शन होने वाला है? समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट आई है, उसमें किस किस का नाम है? कांग्रेस की नई लिस्ट आने वाली है, उसमें किस किस का नाम है, आज ये भी बताऊंगा। क्योंकि हमने आपसे वादा किया है 2024 के चुनाव पर सारी खबरें आपको एक जगह पाठशाला में मिल जाएंगी। आखिर में होगा फैक्ट फैक्टर। मच्छरों को किस ब्लड ग्रुप के इंसान का खून ज्यादा पसंद आता है, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंद घंटों के अंदर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की है। पहले पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन पर चुनाव जीतने की बधाई दी। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। इसके कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भी फोन किया। खबर है कि पीएम मोदी ने दोनों नेताओं से कूटनीति और बातचीत के जरिए जंग का हल निकालने की अपील की है। कोटा में एक छात्रा के किडनैपिंग के केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक छात्रा की किडनैपिंग हुई ही नहीं है। जांच में पता चला कि किडनैपिंग की कहानी दोस्तों के साथ विदेश में पढ़ाई के लिए रची गई। पुलिस ने इस केस में छात्रा के एक साथी को इंदौर से हिरासत में लिया है। आरोप है कि इंदौर के इसी छात्र के घर पर छात्रा के हाथ पैर बांधकर तस्वीरें ली गई। कोटा पुलिस ने छात्रा और उसके दोस्तों से अपील की है कि वो अपने सही सलामत होने की जानकारी जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर दे दें। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में खूनी झड़प हुई है। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और बंगाल के मंत्री उदयन गुहा की मौजूदगी में झड़प हो गई और कई लोग घायल हुए। इसके विरोध में आज टीएमसी ने दिनहाटा में बंद बुलाया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उदयन गुहा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उदयन गुहा ने केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रियंका चोपड़ा आज अपने पति निक जोनस और बेटी के साथ अयोध्या पहुंची। प्रियंका ने अपने परिवार के साथ राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। साल 2024 में यह पहला मौका है जब प्रियंका चोपड़ा भारत आई हैं। रामलला के दर्शन के लिए पहुंची प्रियंका चोपड़ा और उनका परिवार पूरी तरह सनातन के रंग में रंगा हुआ नजर आया। आईआईटी कानपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रोबोटिक डॉग और असली कुत्ते आपस में लड़ाई कर रहे हैं। असली कुत्ते रोबोटिक डॉग को देखकर उस पर भौंक रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं। रोबोटिक डॉग इधर उधर भागता दिखता है, जो कुत्ते भी उसके साथ साथ भौंकते हुए दौड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोटिक डॉग का कानपुर आईआईटी के सालाना टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में प्रदर्शन किया गया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर आतंकी हमला हुआ। बंदूकों और विस्फोटकों से हमलावर लैस थे और अचानक ग्वादर पोर्ट के परिसर में घुस गए। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 8 आतंकियों को मार गिराया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें दिन की सबसे बड़ी खबर बदायूं के 2 बच्चों का गला रेतने के बाद जावेद और साजिद का असली प्लान क्या था। ना कोई अनबन, ना कोई रंजिश। फिर जावेद और साजिद ने दोनों बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा क्यों? बच्चों के कातिल को योगी की पुलिस ने गोली मार दी। अखिलेश पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? आज पूरा देश बदायूं में हुए 2 मासूम बच्चों के मर्डर की खबर सुनकर सन्न है। इस हत्याकांड को देखकर लोग हैरान भी हैं और गुस्से में भी।
कि आखिर कोई कैसे दो मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से गला काट कर मार सकता है। बदायूं में रहने वाले दो भाई जावेद और साजिद ने पड़ोस में ही रहने वाले 13 साल के आयुष और 6 साल के उसके छोटे भाई आहान को उस तरह से गला काटकर मार दिया। उस तरह से आमतौर पर इतनी बेरहमी से हत्या बदला लेने की भावना से की जाती है, लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि मारे गए बच्चों के परिवार से जावेद और साजिद की कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं दिख रही। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस भी बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रही है, क्योंकि पहला आरोपी साजिद, उसको तो पुलिस एनकाउंटर में ठोका जा चुका है, मर गया वो, और दूसरा आरोपी जावेद अब तक फरार है। इस हत्याकांड को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, जबकि विपक्ष को इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। वो इस मर्डर को धर्म के एंगल से जोड़कर यूपी सरकार पर निशाना लगा रही है। विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह बताने से पहले इस खबर को सुनिए। हर मां बाप का दिल रो पड़ा जब इस खबर की डिटेल आई। जावेद और साजिद हत्या करने वाले बच्चों के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। ये दोनों मारे गए बच्चों के घर के सामने एक सैलून चलाते थे। दोनों बच्चे जो मारे गए वो भी जावेद और साजिद के यहां बाल कटवाने जाया करते थे। हैरानी की बात यह कि ये दोनों मदद मांगने के नाम पर घर में घुसे और दोनों बच्चों का मर्डर करके भाग गई आरोप है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 19 मार्च की शाम को करीब 7 बजे साजिद और जावेद इन बच्चों के घर में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर साजिद ने बच्चों की मां संगीता से अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की मदद मांगी। जिसके बच्चों को मारने जा रहे हैं उससे 5,000 रुपए लिए। इसके बाद संगीता ने अपने पति विनोद को फोन करके साजिद के बारे में बताया। पति ने कहा कि हां ठीक है, पैसे दे दो, तो वो कमरे में अंदर चली गई पैसे लेने के लिए। इस दौरान साजिद ने संगीता से घबराहट महसूस होने की बात कही और छत पर चला गया। साजिद अपने साथ जावेद को भी छत पर ले गया और संगीता के बड़े बेटे आयुष को पानी लाने के लिए कहा। आप सोचिए, कभी ये लोग सोच पा रहे होंगे कि मेरा पड़ोसी है, इसके यहां बच्चे बाल कटाने जाते हैं, 5,000 रुपया मदद मांग रहा है और अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चों का गला काट देगा। आयुष के साथ उसका छोटा भाई आहान भी था। जैसे ही आयुष पानी लेकर छत पर गया, वैसे ही साजिद और जावेद ने पहले आयुष को मारा, इसके बाद आहान को भी मार दिया। दोनों भाइयों की चीख सुनकर इनका तीसरा भाई पीयूष छत पर दौड़ा दौड़ा गया, जहां साजिद ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान साजिद का पैर फिसल गया और पीयूष भागकर नीचे आ गया। हत्या करने के बाद साजिद ने मारे गए बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पुलिस के पास अब तक इस मर्डर की पक्की जानकारी नहीं है कि वजह क्या थी, कि क्यों मार दिया भाई इतने छोटे बच्चों को, और वो भी उस परिवार के बच्चों को जिससे मदद ले रहे हो। लेकिन बच्चों के पिता का इस मर्डर के बारे में क्या कहना है, पहले यह सुनिए। इसके बाद आपको इस मर्डर के पीछे चल रही थ्योरी के बारे में बताता हूं कि क्या वजह रही होगी, क्या थ्योरीज निकल कर आ रही। आज हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब, जावेद साजिद दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे, पहले तो आई दुकान हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। तो उसमें आहान और आयुष खत्म हो गया है, उसने गला काट दिया उसका, चाकू से वार किया है। और मैं तो घर पे नहीं था, रहता था मैं, तो बाहर था मैं, तो मुझे फ़ोन गया था, तब मैं वहाँ से भागा हूँ। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी, इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी। वो तो नाई था, उससे रंजिश क्या होगी। हम तो बाल कटवाने गए, ऐसे बनवाई, अब निकल आए घर पे, हमें क्या करना है उसका है। और उसके अंदर कोई वो हो तो अलग बात है, वो जानता क्या है हमारी घटना, या किसी ने उसे समझाया हो कि हाँ ऐसा काम करो तुम, भैया तभी तो हो सकता है घटना, और क्या है, या कोई मुझसे जलता हो, भाई यही समस्या आती है, क्या आती है किसी की। यानी जो 2 बच्चे बेरहमी से मारे गए, उनके पिता कह रहे हैं कि कोई रंजिश थी नहीं भाई, कोई दुश्मनी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया क्यों गया। इसे लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही है। पहली थ्योरी चल रही है कि पैसों के चक्कर में मार डाला गया। दूसरी थ्योरी, कोई पुरानी रंजिश थी इसलिए मारा गया, लेकिन वो रंजिश थी या नहीं थी अभी कुछ भी बात निकल कर नहीं आई। तीसरी थ्योरी, किसी लव अफेयर की वजह से मार डाला गया, यह भी चर्चा में चल रहा है।
चौथी थ्योरी, क्योंकि आरोपी और पीड़ित का धर्म अलग अलग है इसलिए धार्मिक कट्टरता की भी थ्योरी चल रही है। पांचवी थ्योरी, क्या किसी के कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, यह भी चर्चा में। लेकिन अभी तक किसी भी थ्योरी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जांच के साथ ही यह क्लियर होगा कि हत्या की असल वजह थी क्या। जो दूसरा आरोपी फरार है उसके पकड़े जाने के बाद ही मामला और क्लियर हो सकता है, क्योंकि एक तो मार दिया गया, एनकाउंटर हो गया उसका। अब जो जिंदा बचा है वही ना बताएगा कि क्यों मारा। बदायूं के जिस घर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए कि उस जगह कैसे मतलब हालात है और कैसे खून बिखरा हुआ है, क्या वहां की स्थिति रही होगी। फिर आपको बताऊंगा कि 2 बच्चों को खोने वाली और इस घटना की चश्मदीद बच्चों की मां ने क्या बताया है। इसी घर की तीसरी मंजिल की छत पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरह हम जीने पर चढ़ने की शुरुआत कर रहे थे, यहीं से आपको दिख रहे होंगे कि जो खून के धब्बे हैं वो नज़र आ रहे हैं। जगह जगह खून के धब्बे पूरे कहीं ना कहीं जीना पर हम सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं तो नज़र आ रहा है। इधर देखिए तो यहाँ भी खून के धब्बे सीढ़ियों पर जिस तरह हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो आरोपी जहाँ घटना को अंजाम देके भागने की कोशिश की होगी तो जगह जगह खून के धब्बे सीढ़ियों पर नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि सीढ़ियों पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर जगह खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। तमाम जो खून के धब्बे हैं वो जमीन पर यहाँ नजर आ रहे हैं। पूरी घटना को यही आरोपी साजिद के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि दीवार पर भी तमाम जो खून के धब्बे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में बच्चों ने काफ़ी जदोजहद की होगी, अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की होंगी। हर आदमी यही कह रहा है कि वजह कोई भी हो, बच्चों से जुड़ी वजह तो नहीं हो सकती। बच्चों ने तो इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। इतने छोटे छोटे बच्चे, आप तस्वीर देखिए, गला रेत के मार दिया, खून हर तरफ बिखरा हुआ है। सबके मन में यही सवाल है कि कोई व्यक्ति कैसे 2 बच्चों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। मां की हालत देखिए। क्राइम हिस्ट्री के मुताबिक ऐसा अपराध या तो गुस्से में होता है या कोई पुरानी रंजिश होती है तभी होता है। लेकिन मारे गए बच्चों के पिता खुद कह रहे हैं कि जावेद और साजिद से ना कोई पुरानी रंजिश थी, ना कोई अनबन चल रही थी। इससे यह सवाल और गहरा गया कि बिना किसी वजह के कोई कैसे 2 मासूम बच्चों को मार देगा। एक बार मृतक बच्चों की मां को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इस हत्याकांड में बचे तीसरे बच्चे ने क्या हुआ, उसके बारे में क्या बताया। कितने बजे होता, अगर आप बात कर पाए, कितने बजे हुआ था ये? 6:30 बजे का टाइम। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? ये कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक छोटा बच्चा भाग के आया, उसने आपको पूरी कहानी बताई? हाँ, उसने, मेरा जो बीच वाला है उसने बताई, मम्मी ऊपर मत जाओ, तो दादा को कुछ कर दिया उसने, हाथ काट दिया। हम गए तो उसने जाने नहीं दिया मुझे, मम्मी को, तो हमने गेट बंद कर दिया बाहर से। पहले कभी कोई धमकी उनकी साजिद या जावेद? नहीं, कभी नहीं, हमारे पास इस चीज की कभी नहीं आई। डबल मर्डर की पड़ताल के लिए हमारी टीम भी बदायूं में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। बदायूं में डबल मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात में एक बच्चा किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। यह बच्चा पूरे हत्याकांड का चश्मदीद है। यह देखिए वो तीसरा बच्चा। वारदात के दौरान आरोपी ने इस बच्चे पर भी हमला किया, जिसमें इस बच्चे के हाथ में गंभीर चोट लगी। पूरे हत्याकांड को लेकर बच्चे ने हैरान करने वाला खुलासा किया। इस बच्चे ने बताया कि छत पर दोनों भाइयों की चीख सुनकर वो ऊपर गया। उसने देखा कि दोनों भाई जमीन पर पड़े थे और बहुत सारा खून फैला हुआ था। तभी आरोपी साजिद ने उसका मुंह पकड़ लिया और चाकू से उस पर भी हमला कर दिया। बच्चे ने आगे बताया कि उसने आरोपी को धक्का दिया और किसी तरह वहां से भाग गया। टूटे कांच में पैर पड़ने की वजह से आरोपी उस तक पहुंच नहीं पाया। नीचे आकर बच्चे ने अपनी मां और दादी को इस बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने घर का गेट बंद कर दिया था। ग्राउंड जीरो पर पहुंची हमारी टीम ने डबल मर्डर में बच गए बच्चे से भी बात की। सुनिए पूरे हत्याकांड पर इस बच्चे ने क्या बताया। कितने बजे ये आया था साजिद और जावेद आपके पास? 7 7 बजे। क्या बोला आपसे?
कहा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 5,000 पैसों की ज़रूरत है, हम 2 घंटे तक ऊपर बैठेंगे। उसके बाद फिर आपसे क्या बातचीत हुई उसकी? आपको फिर क्या पानी लाने बोला? किसको पानी लाने बोला था वो? मैं छोटे वाले भाई को। छोटे वाले भाई को क्या बोला कि पानी लेके आइए? उसके बाद आप फिर कहाँ कैसे मिले उससे, साजिद से? जब मेरा छोटा भाई चीखा तभी मैं ऊपर गया। फिर आपने क्या देखा वहाँ पे? मेरे भाई पड़े थे और बहुत सारा खून निकला और उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, मेरे हाथ पर चोट मार। ये देखिए, इस बच्चे के हाथ पे चोट लगा है, इस बच्चे पे भी अटैक हुआ था। फिर आप कैसे भागे वहाँ से? उनके पैर में कांच लग गए, तभी मैं बचकर भाग आया। अच्छा, वो साजिद के पैर में कांच लगा? गिलास टूट गया था ऊपर, पानी पिया, वो शराब पी हुई, शराब ले गया था। शराब भी ले गया था ऊपर? हाँ, पौवा पड़ा है ऊपर। हाँ, वो पड़ा है ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर आप नीचे आए थे? फिर आपने घर नीचे आके किसको बताया? अम्मा और मम्मी को। अम्मा और मम्मी को बताया। और कहाँ चोट लगी आपको? जी इधर और एक सिर में। पीछे से उसने अटैक करना चाहा था? नहीं, आगे से ही तुरंत मेरा मुंह पकड़ लिया। मुंह पकड़ लिया था आपका? उसके बाद फिर आप नीचे भाग के आए? दूसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा, जो बीच वाला उसके हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसके मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया घर से, ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जा के, तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देख छुरी नहीं थे इतनी बड़ी, अकेला। इस मामले में जो आरोपी पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पिछले 10 साल से आरोपी और पीड़ित परिवार एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। मृतक बच्चों के पिता की आरोपी साजिद से इतनी अच्छी पहचान थी कि उन्होंने ही उसे 2 साल पहले सड़क किनारे खोला खोलने के लिए रुपए दिए थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों के पिता विनोद परचून की दुकान चलाते हैं, ठेकेदारी का भी काम करते हैं। बच्चों की मां संगीता अपने मकान के निचले हिस्से में ही ब्यूटी पार्लर चलाती है। विनोद कुमार अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। विनोद के घर के सामने ही जावेद और साजिद का सलून था और साजिद की उम्र 22 साल थी। बदायूं से अब आपको वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आरोपी की दुकान कहां है, पीड़ित का मकान उसके कितने पास है, ताकि आप समझ पाएं कि जो कहा जा रहा है कि ये दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तब भी इस तरह से इस परिवार के बच्चों का कत्ल बेरहमी से किया गया, ये बात आपको इस रिपोर्ट में समझ में आई। यही आप जो दुकान देख पा रहे हैं, यही जावेद और साजिद की दुकान है और इसी दुकान के अंदर वो अपने जो नाई का काम करता था साजिद और जावेद। ये देखिए, ये जो दुकान है ये आप देख रहे हैं, ये साजिद की दुकान है और यहीं पे जो है वो साजिद नाई का काम करता था। अभी पूरे तरीके से इस दुकान को तोड़ फोड़ करके जो लोग हैं वो गुस्साए लोगों ने इसको पूरे तरीके से तहस नहस कर दिया। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो बाहर अभी भी कुछ ब्लेड्स जो है वो आपको नजर आएंगे। और यहीं पे जो है साजिद कल शाम 7 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि अपने भाई जावेद के साथ यहां से निकला था और उसके बाद जस्ट रोड के उस तरफ, यानी कि ये उसकी दुकान है साजिद की, और जस्ट आप रोड पार करेंगे तो ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, इसी बिल्डिंग में वो बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे थे और इसी बिल्डिंग के अंदर उनकी ब्यूटी पार्लर की दुकान भी थी। ऊपर अगर आप देख पाएंगे तो ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जो ब्यूटी पार्लर है, संगीता ब्यूटी पार्लर, ये उनकी मां की दुकान थी संगीता ब्यूटी पार्लर की। देख रहे हैं आप, एकदम आमने सामने दुकान और घर। बदायूं हत्याकांड में अगर आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी तो क्या साजिद ने गुस्से की वजह से ऑन द स्पॉट वारदात को अंजाम दिया? और अगर ऐसा हुआ तो गुस्से की वजह क्या थी? यह बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरोपी साजिद के चाचा के मुताबिक साजिद गुस्सैल व्यक्ति था, बहुत गुस्सैल। घर में किसी की नहीं सुनता था, घर में सभी उससे ज्यादा बात तक नहीं करते थे। आरोपी की दादी का कहना है कि जो किया होगा वो साजिद ने ही किया होगा, जावेद बेकसूर है। दादी ने बताया कि साजिद के ऊपर हवा का असर था, यानी वो कहना चाह रही है कि कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी थी। एक बार साजिद की मां और उसकी दादी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले में अभी और क्या पेंच है और आरोपी साजिद की पत्नी का क्या कहना है। जय कहना चाहिए बाने करा भरेगा, मगर जावेद बच जाए, क्यों वो हो ना हुआ। अच्छा, घर जो है घर पूरी तरह से बंद है, आप अकेली घर के बाहर बैठी हैं। हाँ। कहाँ बाकी लोग कहाँ गए सब? उसकी माँ गई है लेन को उसे। अच्छा। और बाप भैया डर के मारे भाग गए। अब जब तुम बुलाओगे तो भैया
दर्द बहुत होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जो ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा बेटा कहाँ है आपका? दूसरा बेटा पता नहीं कहाँ है। पता ही नहीं है। यानी साजिद की मां कह रही है कि अच्छा हुआ पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, गलत काम करोगे तो मारे ही जाओगे। इस मामले में आरोपी साजिद की पत्नी ने जो कहा उसने पूरे मामले को ही पलट दिया, क्योंकि साजिद की पत्नी ने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही उसकी तबीयत खराब है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा कि बताया ये जग गया कि ये गया था अपनी पत्नी के प्रेग्नेंट होने की बात कहकर 5,000 रुपया मांगने और बोला रात 11 बजे डिलीवरी होनी है। अब उसकी पत्नी कह रही है कि वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं है, वो गर्भवती नहीं है, उसकी तबीयत भी खराब नहीं है, ना ही पैसों की कोई दिक्कत है। एक बार साजिद की पत्नी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा इस मामले में वो सवाल जिनके जवाब पूरी गुत्थी सुलझा देंगे। क्या ये जो बात साजिद के बारे में कही जा रही है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, बीमारी के लिए वो 5,000 रुपए के लिए गया था, कोई बात नहीं है सर। हाँ, कभी नहीं ना। आपकी तबीयत खराब है? ना, कभी ना, कुछ ना होगा। हम 15 दिन से अपने मायके आएंगे, 8 दिन से उनसे बात नहीं हुई है। हाँ, और रही प्रेगनेंसी की बात, वैसे कोई बात नहीं आएगी। हाँ। कितने दिन पहले आप आई हैं यहाँ पे? 15 दिन हो गए आज आए। 8 दिन पहले उनसे बात हुई, तब से बात नहीं हुई है। कुछ बताया साजिद ने 8 दिन पहले? ना, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं ना। कल की घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? हमें सुबह पता चल रहा है। आज सुबह? हाँ, सुबह पता चला। कभी आपको लगा था कि साजिद ऐसा करेगा? ना, कभी नहीं। ये जावेद कहाँ है किसी को नहीं पता है? ना, हमें पता नहीं है किसी को नहीं। हम यहाँ आएंगे, हमें क्या पता। अब ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात, साजिद की पत्नी कह रही है वो गर्भवती नहीं है, तो साजिद गर्भवती के होने का, अपनी पत्नी के गर्भवती होने का हवाला देकर पैसे लेने क्यों गया? इस घटना को लेकर अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं और इन सवालों के जवाब ही पुलिस को हत्या की वजह तक पहुंचाएंगे और अगर कोई और भी इस वारदात में शामिल है उस तक भी पहुंचाएंगे। पहला सवाल तो यह है कि साजिद की पत्नी प्रेग्नेंट नहीं थी, तो क्या पीड़ित परिवार के घर में घुसने के लिए पत्नी के प्रेग्नेंट होने का बहाना बनाया साजिद ने? दूसरा सवाल, क्या आरोपियों ने बच्चों को अकेला करने के लिए उनकी मां से 5,000 रुपए मांगे ताकि वो पैसे लेने जाएं और उसी बीच बच्चों को मारा जा सके? तीसरा सवाल, क्या साजिद की पहले से प्लानिंग थी कि वो छत पर लेकर जाकर बच्चों को मारेगा, इसलिए पीड़ित के घर पर उसने मोबाइल नेटवर्क ना आने का या कोई और बहाना बनाकर वो छत पर गया? चौथा सवाल, पीड़ित के घर की छत पर जहां मर्डर हुआ वहां कांच के टुकड़े मिले, शराब पीने की भी बात है, तो क्या आरोपियों ने मर्डर करने से पहले शराब पी थी? इन्हीं सवालों के जवाब यूपी पुलिस तलाशने में लगी। एक बार बरेली के आईजी को सुनिए, जिन्होंने बताया कि हत्याकांड के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब क्या हुआ। फिर इस मामले में हो रही राजनीति के बारे में आपको बताऊंगा। हमसे लगभग वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुंची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में साजिद के एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए। वहीं इस मामले में आरोपी जावेद अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी से ही इस मामले की परतें खुल सकती। आरोपी जावेद को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए की इनाम की भी घोषणा कर दी है। 5 टीमें लगा दी गई हैं जो जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। बदायूं में हुए इस डबल मर्डर की अब तक पूरी तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई। यह मर्डर क्यों किया गया, किसके कहने पर हुआ, इसके अलावा क्या सिर्फ 2 परिवारों के बीच का मामला है या इसमें कोई और भी शामिल है, तमाम सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने इसमें धर्म का सियासी एंगल ढूंढ लिया। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने ट्वीट करके बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी दंगा कराकर चुनाव जीतना चाहती है, इसी कारण बीजेपी ऐसी घटनाओं को खुद करवा रही है। साजिद मर गया, जावेद मिला नहीं है, इनको पता है कि यह बीजेपी करा रही है। यह साजिद और जावेद बीजेपी ने भेजे, बच्चों का गला बीजेपी ने कटवा दिया, बच्चे मर गए बॉस। उसमें भी आपको जो है आरोपियों का धर्म दिख रहा है कि इनको किस तरह से हम बचा लें। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने इस मर्डर में भी धर्म और चुनाव का एंगल ढूंढ लिया। समाजवादी पार्टी इस मर्डर में सियासी एंगल क्यों ला रही है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस मर्डर को लेकर क्या कह रहे हैं,
एक बार सुनिए, देखिए आप भी। लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस, क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। आश्चर्य होता है इन लोगों के बयान सुनकर। इसमें भी बीजेपी का एंगल ले आए। अखिलेश यादव जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं, किसी के छत पर मर्डर हो जाएगा इसको तो पुलिस नहीं रोक सकती, लेकिन उसके बाद पुलिस का जो कड़ा एक्शन हुआ, जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, उससे लोगों में यह विश्वास तो पैदा होगा कि कम से कम ऐसी जघन्य अपराध के लिए पुलिस एक्टिव है, उसको सजा देने को लेकर या उस पर कार्रवाई करने को लेकर। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के वक्त हिंसा करवाती है, जबकि इस घटना के बाद योगी सरकार ने पूरे बदायूं को छावनी में बदल दिया। वहां यूपी पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई। अब तक यूपी के किसी भी हिस्से में किसी तरह की हिंसा या आगजनी की घटना सामने नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी को न जाने कहां से हिंसा की खबर मिल रही है। आपको समाजवादी पार्टी के इस तरह के बयान के पीछे की सियासी मंशा को भी समझना जरूरी है, क्योंकि इस समय बदायूं में समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक आत्मसम्मान की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट से चाचा शिवपाल को उतारा हुआ है। 2019 में इस सीट पर अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव बीजेपी से चुनाव हार चुके हैं। बदायूं के जातिगत समीकरण देखें तो यहां कुल 19 लाख वोटर हैं, जिसमें 4 लाख यादव, 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद गैर यादव ओबीसी वोटर 2.5 लाख की संख्या में। दलित वोटरों की संख्या भी 2 लाख के आसपास है। वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स भी 1.25 लाख है। समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि अगर यादव और मुस्लिम वोटर्स इस बार एक हो गए तो उनके लिए चाचा शिवपाल को जितवाना आसान हो जाएगा। बच्चे मर गए बॉस, और उसमें भी कहीं पब्लिक सेंटिमेंट बीजेपी की तरफ ना चला जाए कि तुरंत कार्रवाई हुई, एक का एनकाउंटर हो गया, दूसरे को जो है पकड़ा जा रहा और वहां कोई हिंसा नहीं होने दी, दंगा नहीं होने दिया गया, तो इस तरह की बातें करने लग गए। अफसोस होता है ये सब देख, लेकिन राजनीति कैसे होती है वो भी ऐसी घटनाओं में सामने आता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। हाई कोर्ट में आज खुल गया केजरीवाल का सबसे बड़ा राज, केजरीवाल का वो सच जो सिसोदिया, संजय और सत्येंद्र जैन को भी हैरान कर देगा। एक्सक्लूसिव दस्तावेज भी आपको बताऊंगा जो कह रहे हैं कि शराब घोटाले में 2000 करोड़ का चूना लगा है। अब इसका चैप्टर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब से शराब घोटाले की जांच में फंसे हैं, तब से लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार उनसे डर रही है, इसलिए उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगा रखा है, जिससे केजरीवाल को जेल में डालकर खामोश किया जा सके। ईडी केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है और केजरीवाल हर समन को इग्नोर कर रहे हैं। उल्टा ईडी से सवाल पूछते हैं कि किस आधार पर बुलाए हो जी, मुझे आरोपी मानते हो या मुझे गवाह मानते हो, किस लिए बुलाए हो? और ईडी के समन के खिलाफ अब तो केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन हाईकोर्ट में मामला उल्टा पड़ गया। हाईकोर्ट के जज के एक सवाल से केजरीवाल का पूरा नैरेटिव ही बिखर गया। हाईकोर्ट में केजरीवाल के सबसे बड़े राज का भी खुलासा हो गया। केजरीवाल का डर दुनिया के सामने आ गया। यानी जो केजरीवाल राहत के लिए हाईकोर्ट गए थे, वहां सिर्फ सवाल से केजरीवाल की बहादुरी की पोल खुल गई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल की याचिका पर जो सुनवाई हुई वो आपको पहले बताता हूं, क्योंकि बड़ा दिलचस्प है और इसी दौरान केजरीवाल का राज भी खुला। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू हाईकोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। अब इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और एक एक करके केजरीवाल का डर सामने आता चला गया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल पूछा कि समन के जवाब में केजरीवाल पेश क्यों नहीं होते जी। केजरीवाल के वकील ने क्या कहा पता है आपको? कि केजरीवाल कहीं भागे नहीं जा रहे हैं,
वो आएंगे, लेकिन केजरीवाल को सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी ये ना बताए कि केजरीवाल को आरोपी, संदिग्ध या गवाह किस रूप में बुला रही है। यहां खुल गया केजरीवाल का बड़ा राज। वो कहते रहे मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं, उसलिए नहीं जा रहा हूं। बॉस, केजरीवाल डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जो बाहर ये बोलते हैं कि मुझे डर नहीं लगता गिरफ्तार होने से, जिन्होंने सबके लिए कहा कि मनीष, संजय, कोई नहीं डरता गिरफ्तारी से, वो केजरीवाल इतना गिरफ्तारी से डरे हैं कि ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। और आज कोर्ट में उनके वकील ने कह दिया कि हमको नहीं जानना कि गवाह के तौर पर बुलाए हैं कि संदिग्ध के तौर पर बुलाए हैं, बस हमको सुरक्षा दे दीजिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे तभी तो ना पता चलेगा कि ईडी आरोपी के तौर पे बुला रही है या गवाह के तौर पे बुला रही है। यानी कोर्ट ने यह भी माना कि केजरीवाल को जाना चाहिए ईडी के सामने। केजरीवाल के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन जरूरी है। केजरीवाल कहीं भागे नहीं जा रहे, केजरीवाल खुद आएंगे बशर्ते गिरफ्तारी ना हो और कोई एक्शन ना लिया जाए। आज खुल गया सारा राज। ये पूरी कहानी गिरफ्तारी के डर से जुड़ी हुई है। पब्लिक के सामने सीना ठोक कर कहते हैं मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, भगत सिंह को फॉलो करता हूं, लेकिन यही सुन सुनकर मनीष सिसोदिया बोल बोलकर चले गए जेल कि मैं भी नहीं डरता। संजय सिंह चले गए जेल, लेकिन खुद जब जेल जाने की नौबत आ रही है तो डर के मारे ईडी के समन से भाग रहे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से कौन रोक रहा है। हमने कई मामले देखे हैं, ईडी पहले या दूसरे दिन तो गिरफ्तार भी नहीं करती है। जब आधार होता है तो वो कारण बताते हैं और उसके बाद गिरफ्तार करते हैं। यानी कोर्ट समझा रहा कि जाइए ना बॉस, जाते ही थोड़ी ना अरेस्ट हो जाइएगा। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि ईडी वाले घर आते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। भाई, संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे ही हुई थी। मनीष सिसोदिया को फोन करके बुलाया और फिर अरेस्ट कर लिया। मतलब एक तरह से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कैसे चला जाऊं, ये जब घर आके अरेस्ट कर ले रहे हैं, फोन पे बुला के अरेस्ट कर ले रहे हैं, कर लिया अरेस्ट। तब केजरीवाल के वकील ने फिर से कहा कि केजरीवाल जरूर पेश होंगे, लेकिन गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिलने पर पेश होंगे। केजरीवाल को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को अरेस्ट न करने के लिए ईडी को कोई आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर केजरीवाल की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर जवाब मांगा है। ईडी को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देना है, वहीं केजरीवाल को 1 हफ्ते में फिर से जवाब देने के लिए कहा गया है। अब 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इस 22 अप्रैल तक ईडी और समन भेजना चाहे तो भेज सकती है, क्योंकि कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं। ईडी अरेस्ट करने पर आएगी तो अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने तो कोई रोक लगाई नहीं। यानी हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली। ऊपर से उनका राज और खुल गया कि उनका दिल धक धक कर रहा है कि कब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। और केजरीवाल की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर ईडी 2 हफ्ते में जवाब देगी, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी के समन वैध हैं या अवैध, इस पर हाईकोर्ट फैसला देगा। सुनिए आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का बयान, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल पहले कैसे अरेस्ट से होने से न डरने वाली बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि मुझे डर नहीं लगता। सुनवाऊंगा, पहले एक बार आतिशी जी को सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी बार बार समन्स भेज रहा है। इन समन्स को चैलेंज करने के लिए, ये समन्स कानूनी है कि गैर कानूनी है, इस पर फैसला करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट मूव किया। ईडी ने इस पिटिशन का बहुत विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट से बार बार कहा कि इसको खारिज किया जाए, लेकिन ईडी के पुरजोर विरोध के बाद भी हाईकोर्ट ने इस मैटर को सुनने का निर्णय लिया है। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और ईडी को अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। गजब, ये लोग अपनी बात जो है वो रख देते हैं। कहां फैक्ट क्या है और ये क्या कह रही है। ये हाल तब है जब केजरीवाल डंके की चोट पर कहते थे कि वो किसी से नहीं डरते। आपको केजरीवाल के कुछ पुराने बयान याद दिलाता हूं कि केजरीवाल क्या क्या कहा करते थे। केजरीवाल कहते थे कि केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता, केजरीवाल गिरफ्तारी से नहीं डरता, मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी से नहीं डरते, सत्येंद्र जैन जेल जाने से नहीं डरता, संजय सिंह जेल जाने से नहीं डरते, जेल भेजने की धमकी से हम नहीं डरते। यह अरविंद केजरीवाल कहते थे।
आज जेल में बैठे हुए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन सब सोच रहे होंगे कि हमको यह सिखाया कि जेल जाने से नहीं डरना है। हम आज जेल में बैठे हैं और सर जी को खुद इतना डर लगता है। आपको सुनाते हैं केजरीवाल के कुछ पुराने बयान जिसमें वो गिरफ्तारी से नहीं डरने की बातें कह रहे हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या 21 मार्च को केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार? इस एक केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ों केजरीवालों को कैसे गिरफ्तार? कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा, एक बात यह भी बताएं, अगर लाखों करोड़ों केजरीवाल गिरफ्तार नहीं किए जा सकते तो वो गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं? भाई जाएं ईडी के सामने, अरेस्ट होंगे तो होंगे। मनीष सिसोदिया भी तो जेल गए, कहते थे मनीष तैयार है, 7-8 महीने जेल में रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लिए आज वो अंदर देखेंगे पाठशाला तो सबको कितना झटका लगेगा कि उनके साथ तो कुछ कहे, अपना कुछ हिसाब। शराब घोटाले की जांच के लिए ईडी ने केजरीवाल को 9वां समन भी भेज दिया है। इस समन में केजरीवाल को 21 मार्च यानी कल पेश होने के लिए कहा गया है। इस पर भी आज हाईकोर्ट में सवाल जवाब हुआ। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या केजरीवाल ईडी के 9वें समन पर गुरुवार को पेश होंगे ईडी के सामने। इस पर केजरीवाल के वकील ने साफ कह दिया कि नहीं जाएंगे। अगर ईडी कहती है कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी तब हम चले जाएंगे। अगर कोर्ट किसी दंडात्मक कार्रवाई का आदेश नहीं देती कि भाई कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तब केजरीवाल पेश होंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे बॉस। कहीं ईडी अरेस्ट कर ली तब, यानी ईडी के 9वें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे। और केजरीवाल ने बिना कोई बहाना बनाए सीधे कह दिया है कि गिरफ्तारी नहीं करने का भरोसा दीजिएगा तभी तो हम आऊंगा। अब जब खुद जेल जाने की नौबत आ रही है तो केजरीवाल कोर्ट से प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, जबकि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता सोमनाथ भारती को सरेंडर करने के लिए कहा था। मैं आपको आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का जब आरोप लगा दिया था, कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ भारती गायब हो गए थे। उस समय केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा था, यह दिखाता हूं। यह 2015 का ट्वीट है, सितंबर 23। उन्होंने लिखा था कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए। वो भाग क्यों रहे हैं, वो जेल जाने से डर क्यों रहे हैं? सोमनाथ भारती पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। 2015 में सोमनाथ भारती जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे तो वो शर्मिंदगी का कारण बन गए थे। आज की तारीख में केजरीवाल ईडी के 8 समन इग्नोर कर चुके, जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कोर्ट में कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे ये लोग, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। दूसरों के लिए अलग और खुद के लिए अलग नियम लेकर चलते हैं केजरीवाल। जिस शराब घोटाले की जांच में केजरीवाल ईडी से बच रहे हैं, उसी शराब घोटाले को लेकर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है वो भी सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा। सीएजी की रिपोर्ट में शराब घोटाले से 2002 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई है। शराब घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट के कुछ पन्ने हमारे यानी टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ लगे और यह रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दावों के बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि नई आबकारी नीति से कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, नई शराब नीति से तो दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा, ये इनका दावा है। यही बातें 19 मार्च को मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में भी कही थी, लेकिन अब सीएजी की आने वाली रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल रही है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में शराब घोटाले के बारे में जो लिखा है वो भी आपको सुनना चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एक दावे को गलत बता रही है। सीएजी के आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शराब नीति में गड़बड़ियां थीं और नीति लागू करने में भी चूक थी। लाइसेंस फीस में छूट देने और डिफॉल्टर्स पर एक्शन न लेने की मंजूरी कैबिनेट से नहीं ली गई, ये सीएजी की रिपोर्ट पे है।
हर बोतल की बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लेने की बजाय 2019-20 के बिक्री आंकड़ों पर 10% ग्रोथ फैक्टर से एक्साइज ड्यूटी ली गई। जोनल लाइसेंस फीस देने के बाद रिटेलर को सरकार को रेवेन्यू दिए बिना कमाई की खुली छूट मिली। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की शराब नीति की वजह से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह नुकसान कैसे हुआ वो भी आपको दिखाता हूं। सीएजी के मुताबिक 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि नॉन कंफर्मिंग यानी अयोग्य जगहों पर ठेके के लाइसेंस बांट दिए गए। 890 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ क्योंकि सरेंडर किए गए जोन में रीटेंडर नहीं हुआ। 144 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि कोविड के नाम पर जोनल लाइसेंस फीस में बेजा यानी बिना वजह छूट दी गई। 27 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि जोनल लाइसेंस पाने वालों से कम सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया। यानी सीएजी की आने वाली रिपोर्ट से साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति से दिल्ली को फायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टे नुकसान की बात 2000 करोड़ तक जा रही है। लेकिन सर जी ने तो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद को दे रखा है, तो सवाल कौन पूछे। पाठशाला में अब अगली क्लास। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट को लेकर बड़ी खबर आ गई है। अखिलेश की नई लिस्ट में चौंकाने वाले नाम कौन से हैं? नरेंद्र मोदी पर कैसे हफ्ते 10 दिन में 3 बार अटैक हो गया है, उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? 2024 के चुनाव पर अब अगला चैप्टर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी खबरों का अपडेट आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में वरुण गांधी को टिकट नहीं है, यानी वरुण गांधी का नाम नहीं है। पीलीभीत से वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी का टिकट मिलने की चर्चा चल रही थी। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने भगवंत गंगवार को टिकट दे दिया है। हालांकि हमने आपको कल ही कहा था कि जिस तरह से वरुण गांधी के बयान रहे हैं एक धर्म विशेष को लेकर, अखिलेश यादव उनकी पार्टी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो वरुण गांधी को टिकट दे। नोएडा सीट से समाजवादी पार्टी ने पुराना कैंडिडेट बदल दिया है। नोएडा से समाजवादी पार्टी ने राहुल अवाना को नया कैंडिडेट बनाया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया गया है। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र बिंद को टिकट दिया है। घोसी से समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को टिकट दिया है। बागपत से मनोज चौधरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। यानी अखिलेश यादव की पार्टी की अगली लिस्ट में कोई बहुत बड़ा उलटफेर या बहुत चौंकाने वाला नाम नहीं दिख रहा। यूपी में अखिलेश अपने कैंडिडेट तो घोषित कर रहे हैं, लेकिन उनके इंडी गठबंधन का हाल बहुत बुरा है। कांग्रेस अब तक कोई कैंडिडेट यूपी के लिए तय नहीं कर पाई है। उधर अखिलेश के गठबंधन के एक और सहयोगी पल्लवी पटेल ने ऐलान कर दिया कि 3 सीटों पर उनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ेगी। ये 3 सीटें हैं फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी। इस 3 में से मिर्जापुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने आज ही कैंडिडेट का नाम घोषित किया है। आज से लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन भी शुरू हो गए। पहले चरण की वोटिंग के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया और इसी के साथ कैंडिडेट्स के नामांकन भी शुरू हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस का हाल यह है कि कई राज्यों में ना तो उनके गठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनल हो पा रही है, ना उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट आ रही है। ऊपर से इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ उल्टी बातें करके एक के बाद एक सेल्फ गोल करता चला जा रहा है। पहला सेल्फ गोल तो इंडी गठबंधन ने तब किया जब लालू यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का कोई परिवार ही नहीं। इसके बाद तो मोदी का परिवार ट्रेंड करने लगा। लोग कहने लगे कि वो भी नरेंद्र मोदी का परिवार है। दूसरा सेल्फ गोल राहुल गांधी ने किया जब उन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने और शक्ति को खत्म करने की बात की। यह बात राहुल गांधी और कांग्रेस को इतनी भारी पड़ गई कि राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी। और आज तीसरा सेल्फ गोल इंडी गठबंधन की पार्टी शिवसेना ने किया है, जिसने पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करते हुए उन्हें एक तरह से औरंगजेब कह दिया। उद्धव गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने अब चुनाव में औरंगजेब की एंट्री करा दी है। नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से कर दी है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी पैदा होते हैं, गुजरात में औरंगजेब का जन्म होता है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था, उसके पड़ोस वाले गांव में ही औरंगजेब जन्मा था।
इसलिए औरंगजेब की सोच गुजरात और दिल्ली से महाराष्ट्र पर चढ़ाई की रही है। इस वक्त संजय राउत यह बयान दे रहे थे उस वक्त मंच पर उनके साथ उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। संजय राउत के इस बयान ने बीजेपी को फिर से बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने संजय राउत के बयान पर क्या कहा है, एक बार सुन लीजिए। औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित्य नया दिखता चला जा रहा है। एक तरफ इंडी गठबंधन मुगलों और औरंगजेब में ही फंसा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भविष्य को देख रहे हैं। पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव के बीच ही स्टार्टअप महाकुंभ जैसे आयोजन कर रहे हैं, जिसमें यंग बिजनेसमैन और नई कंपनियों के भविष्य का रोड मैप मिल रहा है। भाई वो ये मान के चल रहे हैं कि उनको तीसरे टर्म में आना है, तो वो ये टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना कि ये छोड़ दिया, इसमें खाली चुनाव में रहे, अब फिर जब बने प्राइम मिनिस्टर तो काम शुरू किया। उनको लग रहा है भाई ये टाइम भी तो यूज करना है ताकि वहां गति मेंटेन रहे। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम मोदी ने इसी पर क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के लिए क्या कहा। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है, और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है। धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है। और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है यार अब चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है। देश का युवा जो अक्सर स्टार्टअप के लिए ही आजकल आगे बढ़ता है, वो वहां बैठकर मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। वो इस बात से खुश है कि अगला 5 साल यानी तीसरा टर्म भी नरेंद्र मोदी का हो सकता है। स्टार्टअप महाकुंभ देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप प्रोग्राम है, लेकिन चुनावों का टाइम चल रहा है, तो पीएम मोदी ने यहां भी मौका नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने स्टार्टअप और पॉलिटिक्स के बीच समानता बताते हुए इशारों में कैसे राहुल गांधी को लपेट लिया। एक बार पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा भी सुनिए। स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा। और बार बार लॉन्च करना पड़ता है। आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं। एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं। कांग्रेस को लेकर जो बातें कही जाती है वो कांग्रेस के कंफ्यूजन से भी साबित हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस का हाल ये देखिए कि लोकसभा के लिए नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की फाइनल सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, वहां सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। यूपी में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दे रखी हैं, उन पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसके अलावा कांग्रेस के कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट आने की बात 2 दिन से चल रही है, लेकिन आज भी यह लिस्ट आ नहीं पाई है। इस समय कांग्रेस की स्थिति का पता इस बात से भी चलता है कि केंद्रीय नेतृत्व बड़े नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहता है।
लेकिन बड़े नेता चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे ऐसा लग रहा है। जैसे हिमाचल में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट से फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मंडी सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी जीती थी, लेकिन 2021 के उपचुनाव में कांग्रेस से प्रतिभा सिंह ने यह सीट जीत ली थी। लेकिन इस बार प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से यह कहकर इनकार कर दिया कि चुनाव की तैयारी नहीं है, कार्यकर्ता निराश हैं, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है। मंडी सीट के बारे में चर्चा है कि बीजेपी यहां से अभिनेत्री कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। सिर्फ प्रतिभा सिंह की बात नहीं, कांग्रेस में ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत, जिनका कहना है कि अब नई पीढ़ी को मौका दे दीजिए ना। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में था। इसी तरह से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, जिन्होंने भी कह दिया था कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो राज्यसभा में है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कमलनाथ के बेटे को छिंदवाड़ा से टिकट मिला है। चुनाव लड़ने में आनाकानी करने वाले कांग्रेस के नेताओं की लंबी लिस्ट है। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, उत्तराखंड में हरीश रावत। अंदर से तो कांग्रेस की हाल खस्ता है, लेकिन बाहर से माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज कांग्रेस में भर्ती दिवस था। एक के बाद एक नेताओं को दूसरी पार्टियों से लाकर दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन करवाई गई। सबसे पहले झारखंड से एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन की। इसके बाद बिहार से पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यूपी में बीएसपी के निष्कासित सांसद दानिश अली ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। और जम्मू से पूर्व मंत्री लाल सिंह ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। आज जिन नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, उनमें जम्मू के एक नेता लाल सिंह को लेकर कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड भी एक्सपोज हो गया, क्योंकि लाल सिंह उन नेताओं में रहे हैं जिन पर खुद कांग्रेस ये कहती रही है कि कठुआ गैंगरेप केस में ऐसे नेता आरोपियों का समर्थन कर रहे थे, उनके समर्थन में रैली निकाल रहे थे। आपको याद है ना, कठुआ में बच्ची की हत्या हो गई थी, रेप हो गया था। कांग्रेस कहती थी कि ये लोग जो है वो आरोपी का साथ दे रहे हैं। अब यही लाल सिंह जैसे नेता कांग्रेस को इतने अच्छे लगने लगे कि न सिर्फ कांग्रेस में शामिल करवाया जा रहा है, बल्कि उनके कांग्रेस में स्वागत के लंबे चौड़े सोशल मीडिया पोस्ट लिखे जा रहे हैं। जैसे लाल सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी ने ट्वीट किया, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से चौधरी लाल सिंह का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। लाल सिंह की पार्टी का कांग्रेस में विलय होने से जम्मू कश्मीर की राजनीति में ऐतिहासिक दिन आया है। इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति बदल जाएगी। बच्ची के बलात्कार के आरोपियों का साथ देने वाला आज कांग्रेस में शामिल हो जाए, उसका स्वागत सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के साथ किया जाए, और उसके बाद ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो है सोचते हैं। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की पार्टी के नेता और कांग्रेस के पूर्व नेता रहे सलमान निजामी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए शर्मनाक बात है कि उन्होंने लाल सिंह का स्वागत किया। जिस व्यक्ति ने 8 साल की आसिफा के रेपिस्ट का समर्थन किया था, यह कांग्रेस की विचारधारा से धोखा है। इससे यह साबित होता है कि रेपिस्ट का समर्थन करने वाली पार्टी को छोड़ना हमारा सही निर्णय था। लेकिन पॉलिटिक्स है, मैंने आपको पहले भी कहा, यूपी में कुछ हो जाएगा तो हंगामा होगा, संदेश खाली में चुप्पी पात हो जाती है। और क्यों होती है वो आपको दिख गया। पाठशाला में अब फैक्टर की क्लास। मच्छर इंसान का खून पीते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि मच्छरों को भी एक खास ब्लड ग्रुप का खून ज्यादा पसंद आता है? क्या आपका ब्लड ग्रुप भी वो तो नहीं जो मच्छरों का पसंदीदा है और इसलिए आपको मच्छर ज्यादा काटते हैं क्या? आइए इससे जुड़ा फैक्ट आपको बताता हूं। दरअसल कई स्टडीज में यह दावा किया गया है कि मच्छरों का पसंदीदा ब्लड ग्रुप ओ है। ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये जिन इंसानों का होता है, उसमें प्रोटीन और केमिकल प्रोड्यूस वो ज्यादा करते हैं जो मच्छरों को आकर्षित करता है। हालांकि कुछ रिसर्च इस बात से इत्तेफाक भी नहीं रखती। कुछ रिसर्च का दावा है कि सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, बल्कि इंसानी शरीर से निकलने वाली गंध और दूसरे फैक्टर भी मच्छरों की पसंद को प्रभावित करते हैं। लेकिन कई रिसर्च ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ है तो मच्छर की जीभ लपलपा जाती है। तो अगली बार ऐसी जगह जाइए जहां मच्छर ज्यादा हो और आपका ब्लड ग्रुप ओ हो, तो मच्छरदानी के अंदर सोने में ही फायदा है।